नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में शुरुआत आज उस कप्तान के चेहरे से जिस कप्तान ने हिंदुस्तान के क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचाया और लेकिन कप्तानी को अलविदा कह दिया। ये वो शख्स महेंद्र सिंह धोनी 2007 में, याद कीजिए, जब कोई नहीं वर्ल्ड कप T20 का जिता के लिए आए। वर्ल्ड कप वनडे का 2011 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जिताई थी। और यही वो शख्स है जिसकी तारीफ एक वक्त मुशर्रफ ने की थी। जी, लेकिन अब सिल्वर स्क्रीन पर देख सकते हैं कमाल। अतीत का फिल्म भी बन चुकी है। तो खैर, कप्तानी छोड़ दी, लेकिन दस्तक में बात आज इम्तिहान की होगी। उस इम्तिहान की जिसे कहते हैं राजनीति शुरू कीजिए तो संत बनने के लिए नहीं, बल्कि सियासत पाने के लिए। और उसी का एक ऐसा इम्तिहान आज चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ कर दिया, जिसके बाद बिसात शायद इस दौर में पासे फेंके जाएंगे, लेकिन बिसात बिछेगी 2019 के लिए। और ऐसे टेस्ट उसी का है। ये 2019 के आम चुनाव से पहले का एसिड टेस्ट है। ऐसा एसिड टेस्ट जिसमें राजनेताओं के भविष्य की आहट छुपी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक प्रयोग की परीक्षा होनी है, जिसमें केजरीवाल की राजनीति की साख दांव पर है, जिसमें अखिलेश के समाजवाद तले नायाब प्रयोग की परीक्षा होगी। जो जीतेगा वो 2019 के आम चुनाव में नायक हो जाएगा। जो हारेगा उसके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगना भी तय हो जाएगा। यानी 5 राज्यों के 16 करोड़ वोटरों के आश्रय एक ऐसा एसिड टेस्ट जो भविष्य की राजनीति, जो भविष्य की इकोनॉमी और जो भविष्य के सामाजिक ताने बाने की दिशा भी तय कर देगा। और चाहे अनचाहे चुनाव राज्यों के हैं, लेकिन चुनाव के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, जिन्होंने 2014 के जनादेश से हर राज्य की बिसात ही उलट दी थी। यानी यूपी में जिस बीजेपी को 2012 में महज 15% वोट मिले, वह 2014 में 43% वोट लेकर सबसे ऊपर थी। उत्तराखंड में जिस बीजेपी को 2012 में 33% वोट मिले थे, 2014 में 56% तक पहुंच गए। और गोवा में जिस बीजेपी को 2012 में 35% वोट मिले, वह 2014 में मोदी के जादू तले 54% तक पहुंच गए। यानी मोदी का जादू जो 2014 में था, वो 31 महीनों बाद कितना बरकरार है, इसका एसिड टेस्ट भी होना है। क्योंकि चाहे अनचाहे बतौर पीएम मोदी ने इसी दौर में जिन मुद्दों को अपनी नीतियों का जरिया बनाया, उसने समूचे देश को प्रभावित किया। भारतीय जनता पार्टी के और ये तय है, अगर बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में हार मिलती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक ग्रहण लग जाएगा। और अगर जीत मिलती है तो फिर मानकर चलिए 2019 के लिए रेड कारपेट बिछ चुका होगा। और इस कड़ी में दूसरा चेहरा केजरीवाल का है, जिनकी साख दांव पर है। क्योंकि परंपरा से इतर राजनीतिक प्रयोग की जो लकीर केजरीवाल पंजाब और गोवा में खींचना चाहते हैं, वह 2017 के जनादेश तले भारत की राजनीति की बिसात को पलट भी सकता है और दिल्ली के ऐतिहासिक फैसले को उलट भी सकता है। क्योंकि केजरीवाल के राजनीतिक प्रयोग पर मुहर लग गई तो कांग्रेस के खात्मे की यह शुरुआत होगी। 2019 के लिए केजरीवाल एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर चुके होंगे। लेकिन केजरीवाल की राजनीति को अगर हार मिलती है तो फिर केजरीवाल सिर्फ किस्सों और कहानियों में बचेंगे, यह भी तय है। यानी 2017 का जनादेश सिर्फ राज्यों के नेताओं को नहीं चुनेगा, बल्कि भविष्य की राजनीतिक लकीर भी खींचेगा। और इस कड़ी में तीसरा नाम अखिलेश यादव का है, जो समाजवाद की नई परिभाषा परिवारवाद से निकल कर गढ़ रहे हैं। और इस प्रयोग में अखिलेश की जीत का मतलब 2019 के लिए बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के वक्त सबसे बड़े नायक की खोज भी साबित हो सकती है। और अखिलेश की हार का मतलब समाजवादी पार्टी के ही अंधेरे में समा जाना होगा। तो देश के मानचित्र पर 2019 से पहले 2017 के 5 राज्यों के चुनाव सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को बदलने की ताकत रखने वाले साबित होंगे। क्योंकि पहली बार राष्ट्र निर्माण तले हर मुद्दे को लाने से लेकर 70 बरस की सियासत बदलने का जो जुनून राजनीति में छाया हुआ है, उसका भी एसिड टेस्ट इसी चुनावी लोकतंत्र की छांव में होगा। बस इंतजार कीजिए। इंतजार इसलिए भी कीजिए क्योंकि ये पहला मौका होगा शायद आजादी के बाद जब चुनाव इस तरीके से हो रहे होंगे। 5 राज्यों में 16 करोड़ वोटर होंगे और उन सब के बीच बजट आएगा। जी, बजट
1 फरवरी को आना है और बजट खत्म होगा अगले दिन 2 राज्यों में चुनाव प्रचार थम चुके होंगे, वोटिंग होगी। तो कल्पना कीजिए बजट का मतलब क्या होगा। तो ऐसा देश के संसदीय इतिहास में शायद पहली बार होगा जब देश का बजट 1 फरवरी को रखा जाएगा और बजट के 72 घंटे बाद गोवा पंजाब में वोटिंग हो रही होगी। सोलह करोड़ वोटरों के लिए 5 राज्यों में जब चुनाव प्रचार चल रहा होगा तो देश के वित्त मंत्री देश का बजट और चुनाव एक साथ। तो सवाल 3 है। पहला, क्या पहली बार देश का बजट चुनावी बजट में तब्दील होगा? दूसरा, क्या पहली बार बजट और राजनीति के बीच दूरियां खत्म होगी? और तीसरा, क्या पहली बार इकोनॉमी के बदलते चेहरे में ही चुनावी राजनीति जा सिमटेगी? संकेत तो यही है। इसीलिए 16 विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के बजट को तय वक्त से पहले पेश करने के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुकी है, खत भी लिख चुकी है। विपक्ष ने अपने खत में लिखा, पहले भी चुनावों को ध्यान में रखकर बजट देरी से पेश हुआ, तो फिर इस बार क्यों नहीं? यूं याद कीजिए तो 2012 में जब इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव थे तो बजट को 16 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन उस वक्त मनमोहन सिंह पीएम थे, इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो स्थितियां तो बदल रही हैं। तो क्या यह मान लिया जाए इस बार बजट की तारीख ही जानबूझकर बदल दी गई? और इस बार तो रेल बजट भी आम बजट का हिस्सा बनने जा रहा है। यानी विपक्ष डर रहा है बजट के लोक लुभावन ऐलान चुनावी नतीजों पर असर डाल सकते हैं। और सरकार मान रही है कि बजट तो परंपरा है, इसमें इससे राजनीति का क्या वास्ता? जाहिर है ये सारे सवाल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के जरिए ही देश की राजनीति और पारंपरिक बजट की लकीर को बदलने के हालात पिछले बरस ही बनाने शुरू कर दिए थे। याद कीजिए, सत्ता में आने के बाद जो पहला पूर्ण बजट 2015 में सामने आया वह बाजार पर टिका था। 2016 का बजट खेत मजदूरों पर जा टिका। यानी बजट में बदलाव के बाद नोटबंदी के जरिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह खुद को अमीर गरीब के बीच खड़ा किया, यह भी सुन लीजिए। देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं भाई। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते। तो इस भाषण के संकेत तो यही है कि इस बार भी बजट किसान, मजदूर, गरीब और निम्न मध्यम तबके को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। यानी बजट के इस मिजाज को अगर चुनाव से जोड़ दें तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड के 60% वोटरों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। और सच तो यही है, 70 बरस से बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे इस देश की आम जनता इतनी कमजोर हो चली है कि कोई भी लुभावनी घोषणा उनके वोट का पैटर्न बदल देती है, बदल सकती है। जाहिर है विपक्षी पार्टियों का अपना डर है, लेकिन राजनीति की बिसात पर प्रधानमंत्री मोदी का ये दाव भी है। लेकिन पहले इंतजार कीजिए बजट का, क्योंकि देखना यही है वित्त मंत्री के पिटारे से कितनी और कैसी लुभावनी योजनाएं निकलती हैं जो चुनावी हवा के रुख को ही बदल दे। क्या वाकई बजट चुनावी हवा को बदल सकता है? बजट ब्लैक एंड व्हाइट होगा, कलरफुल होगा, चकाचौंध वाला होगा? इस रिपोर्ट पर आए उससे पहले एक दूसरी हकीकत आपको बतलाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुत कम वक्त चुनाव प्रचार के लिए मिला है उसमें कई सवाल राजनीतिक दलों के सामने होंगे। लेकिन पहला मौका है, इधर चुनाव का ऐलान, उधर राजनीतिक टकराव भी चरम पर है। तो क्या चुनावी राज्यों में ऐसा टकराव नजर आएगा जो बंगाल की सड़कों पर नजर आ रहा है? बंगाल की सड़कों पर राजनीतिक टकराव का यह नजारा क्या सिर्फ सत्ता की ताकत का प्रतीक है या फिर केंद्र की सत्ता तले राज्यों की सत्ता को हड़काने का नायाब प्रयोग है? क्योंकि ममता के बोल प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का डिब्बा गोल करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बोल करप्ट पॉलिटिशियन का डिब्बा गोल करने वाले हैं। ने भी बर्बाद कर दिया है। देश बचेंगे तो मोदी जाएंगे, मोदी को हिंदुस्तान से वापस ले। जो हमसे टकराएगा और चूर हो जाएगा। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं। उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। तो क्या वाकई भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई,
कोई करप्ट सत्ताधारी बर्दाश्त नहीं करता, या फिर करप्ट राजनीति के हमाम में जब सभी हैं तो फिर राज्यों में सत्ता संभाले नेता ये बर्दाश्त कर नहीं पा रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ क्यों हो रही है। तो सवाल दो है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने करप्ट राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर खुद को अलग खड़ा तो कर ही लिया, और दूसरा, विपक्ष की एकता करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हो रही है, इसे राजनीतिक तौर पर बीजेपी साबित कर रही है, बोल रही है, और शायद असर इसी का है। अखिलेश की स्वच्छ छवि राम गोपाल यादव के दागदार बताने पर जा टिकी है। ममता की स्वच्छ छवि सूती साड़ी और हवाई चप्पल में जा सिमटी है। केजरीवाल की छवि प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी को चुनौती देने पर जा टिकी है। सुखबीर बादल की छवि प्रकाश सिंह बादल की बुजुर्गियत में जा छिपी है। मायावती की छवि दलित होने पर जा टिकी है। हरीश रावत की छवि हाईकोर्ट के फैसले से मिली गद्दी पर जा टिकी है, और प्रधानमंत्री मोदी की छवि भ्रष्टाचार, काले धन के राजनीतिक नारे तले जा टिकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी इसलिए सफल हैं क्योंकि हर नेता के निशाने पर हैं, या हर नेता या हर राजनीति जब करप्ट है तो ऐसे में प्रधानमंत्री अगर किसी मुद्दे को उछाल रहे हैं और संस्था काम कर रही है तो वो कहीं ज्यादा ईमानदार है? जाहिर है ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन समझना होगा हर मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव के प्रचार में मुद्दा भी बनेगा। लेकिन मनाइए यही कि बंगाल की सड़कों पर जो टकराव का नजारा नजर आ रहा है वो चुनावी राज्यों को प्रभावित ना करे और वहां की सड़कों पर ये नजारा ना दिखाई दे। जाहिर है जब इस तरह का हंगामा सड़कों पर सत्ता के जरिए नजर आए, जब ये लगने लगे कि सीबीआई कहीं केंद्र के इशारे पर काम तो नहीं कर रही, कहीं ये लगने लगे कि केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाकर करप्ट पॉलिटिशियन बचना तो नहीं चाह रहे, तो इसका मतलब बहुत साफ है, सिस्टम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से राजनीतिक सत्ता की हथेली पर नाचता हुआ दिखाई देता है। संस्थान खत्म हो चले हैं, इसका अंदेशा आता है। और इसका अंदेशा आधुनिक दौर में हम आपको बेंगलुरु की एक तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद राजनीति पर लौटेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए। तो ये बेंगलोर है, कॉस्मोपॉलिटन बेंगलोर, आईटी हब बेंगलोर, देश का चौथा सबसे रईस शहर बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। और ये तस्वीरें उसी बेंगलोर की हैं, जिन्हें देखकर शर्म आ सकती है, घिन आ सकती है, खौफ लग सकता है और सभ्य समाज में रहने के हमारे दावे को झटका भी। नए बरस की दस्तक और बेंगलुरु के एमजी रोड से लेकर ब्रिगेड रोड के ये हालात। लड़कियों का बलात्कार भले ना हुआ, लेकिन उनकी रूह को घायल उसी तरह किया गया। छेड़खानी, बदतमीजी का ये नंगा नाच बेंगलुरु में रात 3 बजे तक हुआ। एमजी रोड पर तो रात 12 बजे कुछ इस तरह के हालात बन गए कि लड़कियां छटपटाती हुई, बदहवास इधर उधर भागती हुई दिखाई दी। और हद ये कि राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ये कहने से नहीं हिचके कि ऐसी हरकतें भीड़ वाले इलाकों में होती रहती हैं। This kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. अगर ऐसा ही है तो जनाब इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। पूर्वी बेंगलुरु के कमानहली इलाके के रिहायशी सुनसान गली में एक लड़की से हुई ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। यूं पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 4 लोगों को अब हिरासत में भी लिया है। लेकिन शहर का चरित्र तो कई सवाल छोड़ गया। एक तरफ मनचले बलात्कारी हद तक गिरते दिखे तो दूसरी तरफ देखने वाले मूक दर्शक खड़े दिखे। तो इन तस्वीरों को देखिए और चकाचौंध तले अंधेरे को लेकर खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि दुनिया को संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाले भारत देश का ये सच है। आज तक ब्यूरो।
ये दर्द है, ये त्रासदी है, ये हिंदुस्तान का सच है या नायाब तस्वीर उस चकाचौंध की है जिसके जरिए असमत इस तरीके से खुलेआम सड़कों पर लूटने की कोशिश होती है। कोई शब्द दे लीजिए, सवाल सिस्टम का है और सिस्टम के जरिए फिर लौटिए उसी सियासत में और झांकने की कोशिश कीजिए। हिंदुस्तान की तकदीर क्या बजट से बन जाएगी और क्या सियासत उसी के जरिए साधी जाएगी? 1 फरवरी को बजट आने वाला है। नजरें कहां कहां होंगी, किस कंधों पर होगी? समूची दुनिया भारत को ही देख रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखें। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट टैक्स में रिबेट जो हो वो बढ़ाई जाए। तो अगर गवर्नमेंट का खजाना उस टैक्स से भर रहा है तो हम जैसे रिलीजियस टैक्स पेयर जो कि इतने साल से टैक्स देते आ रहे हैं, इनको कोई ना कोई राहत गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो देश की राजनीति बजट के आसरे है या बजट राजनीति के आसरे? क्योंकि राजनीतिक विजन ने नोटबंदी का फैसला किया तो हर घर का बजट सरकार के अगले ऐलान पर नजर टिकाए हुए है। लेकिन नोटबंदी के फैसले ने ही 1991 की खुली इकोनॉमी को पटरी से इस तरीके से उतारा कि अब हर किसी को इंतजार है कि इकोनॉमी भी पटरी पर लौटे और जिंदगी भी। इसीलिए हर किसी को इंतजार है वित्त मंत्री के पिटारे से 2017 का बजट निकलेगा कैसे, कलरफुल या ब्लैक एंड व्हाइट, या कहें लोक लुभावन यानी आम आदमी की बिगड़ती आर्थिक सेहत को खुश करने वाला, या ट्रैक से उतरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला। क्योंकि सच तो यही है, नोटबंदी के बाद असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 10 करोड़ मजदूरों के हाथ से नौकरी चली गई, 2 करोड़ छोटे दुकानदारों का धंधा ठप पड़ गया, 5 करोड़ किसानों की किसानी बुरी तरह प्रभावित हो गई, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में 50% तक काम ठप हो गया और आम नौकरी पेशा आदमी जितने वक्त कैश की चाह में एटीएम और बैंक की कतार में लगा रहा, उसने उसकी प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित किया। आज जो किसानों ने पुराना बीज लगा रखा है उसमें का किसानों के पैसे नहीं बन रहे। अब वो किसान जो ना जैसा भी ला रहे हैं बेचारे, अब जो माल खेतों में बन गया वो तो लांगे लांगे। बहुत तेरे सवाल हैं। दुनिया की नजर इसलिए क्योंकि भारत की विकास दर नीचे जा रही है, डॉलर कीमत ऊपर जा रही है, हर सेक्टर फेल लग रहा है, इकोनॉमी पटरी से उतरी हुई है, बजट पर हर किसी की नजर है। और अब आर डी बर्मन की आज पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि उनकी, गीत उनकी, लेकिन पसंद हमारी। सुनिए जरा।